नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, जो सीटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गए। ये सीडीपी के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। ये सिलेबस आधारित हैं क्वेश्चंस और कुछ इसमें नए क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पेपर को सॉल्व करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, 100 लाइक्स का टारगेट है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब जब पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और उसको नकार दिया जाता है, या गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। अधिगम का बल दोहराव और रटने पर होता है, और शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा होती है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, जब वो जो भी गतिविधियां करते हैं उनके संदर्भ से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिए जाते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको तकरीबन तकरीबन पूरे 150 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, 10 क्वेश्चंस इसी प्रकार के आते हैं और बहुत सारे बच्चे इस तरीके के क्वेश्चंस को गलत करते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप अभिकथन को पढ़ लीजिए और उस स्टेटमेंट को ये समझिए कि ये क्या स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद आप दिए हुए कारण को पढ़ लीजिए, फिर इसको भी समझिए कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। फिर जो है ये देखिए कि इन दोनों के बीच में क्या कोई जो है संबंध नजर आ रहा है। ठीक है, इसी को आधार बना के आपको आंसर देना होता है। तो अभिकथन दिया गया है एजर्शन जिसे कहते हैं, टीचर को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। तो भैया देखो, कह रहा है कि अगर बच्चे का संज्ञान सुनिश्चित करना चाहते हो तो उसको संवेग, उसके इमोशंस का सहारा लो, कि उसको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो उसको वो चीज़ें थोड़ा सा कराओ, है ना। आपको पता है कि बच्चे जो है चित्रों के माध्यम से जल्दी सीखते हैं, तो आप चित्रों के माध्यम से बच्चों को पढ़ाओ, इसी की बात कह रहा है। तो आंसर ये बात बिल्कुल सही है। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित हैं। तो संज्ञान और संवेग जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर आपका संवेग, इमोशंस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपके सोचने, संज्ञान मतलब बौद्धिक क्षमता जो है कहीं ना कहीं वो प्रभावित करेगा। जैसे आप एकदम से गुस्से में हैं तो आपका जो संज्ञान है वो प्रभावित होगा कि नहीं, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत होगी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हाँ, एक दूसरे को जटिल रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही कथन सही हैं, और ये जो स्टेटमेंट है ए की जो है आर सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले टीचर द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो अगर तैरने और डूबने की अवधारणा पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले, अब संरचनावाद में दृढ़ विश्वास का मतलब होता है, संरचनावाद में क्या होता है, ये एक सीखने का सिद्धांत होता है जहां पे बच्चा सक्रिय अधिगम पर जो है बल देकर के सिखाया जाता है। यहां पे बच्चों को अनुभव से सिखाया जाता है, उसकी समझ से सिखाया जाता है, और हम यहां तक कि बच्चे को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, और ताकि जब स्वयं कार्य करेगा तो उससे यहां पे हम एक तरीके से कह सकते हैं कि सक्रिय रूप से बच्चा सीखता है और अपने ज्ञान का निर्माण करता है। तो इसी जो है अधिगम में विश्वास रखने वाला जो चाहता है कि भाई इस बच्चा सक्रिय रूप से सीखे, एक्टिव होकर के सीखे, स्वयं से अपने कार्य को करे, है ना, अपनी समझ से सीखे, तो इस तरीके के दृष्टिकोण को हम निर्देशित खोज कहेंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाता है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए जेंडर से रिलेटेड और यहां पे एक शब्द मिले जेंडर रूढ़िवादिता, तो तुरंत इसको लॉक कर देना। आंसर हो गया ऑप्शन डी, क्योंकि ये एक सिलेबस का एक हिस्सा है जेंडर रूढ़िवादिता। आपको 100% इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। लेव बाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो लेव बाइगोस्की जिन्होंने माना
कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो समाज और संस्कृति की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है। मतलब समाज में रहेगा और वहाँ पे रहते हुए जो भी संस्कृतियों को फॉलो, कल्चर को फॉलो करेगा, उसी से उसके संज्ञान का विकास होगा। आप जो है किस मोहल्ले में रहते हैं और वहाँ पे किस तरीके के कल्चर को फॉलो किया जाता है, इससे आपका संज्ञान जो है प्रभावित हो। आप गाँव में रहते हैं तो आप देखिए गाँव की तरह आपका बौद्धिक होगा, शहर में रहते हैं शहर में होगा, और भी रॉयल जो है फैमिली किसी तरीके के जो है वहाँ रहते हो, अमेरिका में रहते हो, लंदन में रहते हो, कहाँ रहते हो, ठीक है, इससे जो है आपका व्यवहार प्रभावित होता है। पांचवें का देखिए इसका आंसर है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बच्चे अपने व्यवहार को किस रूप से नहीं, तो देखिए यहाँ पे लेव वाइगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीच की बात कही थी। एक प्राइवेट स्पीच, एक सोशल स्पीच और एक इनर स्पीच। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है बच्चा अपने व्यवहार को, अब तो यहाँ पे आंसर होगा आत्मवाक। आत्मवाक का मतलब होता है इनर स्पीच। इसमें क्या होता है, बच्चा अपनी समस्याओं का, अब अपनी समस्याओं को जो है मन ही मन में जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। तो कौन बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं कर रहा है, तो देखिए बुद्धि तो सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। तर्क शक्ति, बच्चा अगर तर्क नहीं कर पाएगा तो वो भी सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा। कहाँ उसको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है ना, कोई कुछ पूछा अगर इस पर तर्क नहीं दे पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहा है। भाषा प्रयोग, कैसे वो भाषा का प्रयोग करता है, इससे भी सामाजिक विकास प्रभावित होता है। तो यहाँ पे जो कथन है वो हमें लगता है कि सारे ही कथन सही है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सभी प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशव काल की अवधि क्या होती है। तो देखिए जो शैशव काल की अवधि होती है वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेग और सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। तो ये कौन सा सिद्धांत ये बताता है, तो 8वें का आंसर है देखिए परस्पर संबंध का विकास, विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसमें से कौन सा, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, यह सिद्धांत है। सभी विकास परिपक्व, मेच्योर तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो जैसे जैसे आप मेच्योर होंगे और जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करेंगे, इन दोनों से ही आपकी विकास की प्रक्रिया जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, तो उसी का परिणाम हुआ ना। तो ये तो होगा सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है, सबकी गति समान नहीं होती। ठीक है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को कहते हैं। तो देखिए एक कॉमन सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत अभी 2024 में भी जो है लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है, बस भाषा बदल जाती है। आपको पता होना चाहिए कि माता पिता से जो जो उसके संतानों में जो है गुण जो है ट्रांसफर होते हैं, उसको हम वंशानुक्रम कहते हैं, अनुवांशिकता कह सकते हैं या फिर हेरेडिटी कह सकते हैं। एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, इन दो चीजों से प्रभावित होता है। ठीक है, बात समझ गए। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, बिल्कुल सही है, आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे पर निर्भर है। अगर व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है, मैंने जैसा कि कहा कि हेरेडिटी और इन्वायरमेंट परस्पर क्रिया का परिणाम है। अगर हेरेडिटी में कोई समस्या है, शारीरिक अवगुण है, कोई शारीरिक समस्या है, और चाहे जितना आप उसको इन्वायरमेंट देना चाहे, कहीं ना कहीं बच्चे का विकास प्रभावित होगा, सेम प्रोसेस यही होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक दूसरे पर ये निर्भर करते हैं। अब ये क्या है कि एक दूसरे के सहयोगी हैं, तो एक दूसरे को बल भी प्रदान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं बच्चे के डेवलपमेंट में। पूरक है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसको पूरक का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, या फिर कह सकते हैं सप्लीमेंट, मतलब एक चीज दूसरी चीज को पूरा करती है।
तो हेरेडिटी ये जो है ये दूसरी चीज को भी पूरा कर रही है, या एनवायरनमेंट दूसरी चीज को पूरा कर रही है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? अब देखिए प्राथमिक कारक पूछ रहा है। समाजीकरण दो तरीके से है, प्राथमिक है ना, प्राथमिक और द्वितीयक दो है। तो प्राथमिक कारक हो गया उसके माता पिता। अब यहां पे देखिए आंसर है माता पिता का कार्यस्थल, जहां पे वो कार्य करते हैं वो है प्राथमिक स्तर नहीं। यहां पे निकटस्थ परिवार है, तो बच्चे का जो निकटस्थ परिवार है, जैसे उसका मामा का घर हो गया, नाना नानी का घर, दादा दादी हो गया, है ना, जो सदस्य उससे घर से जुड़े रहते हैं हर वक्त, आसपास के लोग भी, जो पड़ोसी का खास घर होता है, ठीक है। और पुस्तकें और ये सब जो है द्वितीय कारक में डाल देंगे हम। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। लेओ वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है, किस चीज की व्याख्या करता है? तो लेओ वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो है सिद्धांत दिया था, समाजीकरण के जीव परिस्थितिकीय मॉडल को जो है व्याख्या करता है? नहीं, यह अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूप के प्रभाव को व्याख्या करता है? नहीं, अनुवांशिकता के विकास को प्रभाव? नहीं, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को व्याख्या करता है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। कोहल वर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस ओर प्रवृत्त होगा? तो कोहल वर्ग जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसके तहत इन्होंने 3 चरण दिए थे। पूर्व जो है परंपरागत चरण, फिर परंपरागत चरण, और फिर पश्चात प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो यहां पे पूर्व परंपरागत स्तर के बारे में पूछ रहा है, इसका मतलब है कि यह पहला चरण है जिसे कहते हैं हम प्री कन्वेंशनल लेवल। इस अवस्था में, इस स्तर पर, इस स्टेज में बच्चे में नैतिकता नहीं होती, और बच्चे में चूंकि नैतिकता नहीं होती तो वो नैतिकता के नियमों को कैसे पालन करेगा? वो बाहर से दिए जाएंगे उसको, है ना। तो बाहर से दिए जाएंगे तो इसका मतलब है कि वो दंड से बचने के लिए नैतिकता का पालन करेगा। तो आंसर उसी को ढूंढना है हमें, दंड वाला। तो यहां पे अंतर्निहित संभावित दंड की ओर आंसर हो गया ऑप्शन डी। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में, पियाजे जिसने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और इसके 4 जो है चरण दिए थे। पहला चरण संवेदी गतिक अवस्था है, दूसरा चरण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा ये है, ठीक है। तो यहां पे 2 से 7 वर्ष का पूछ रहा है, तो संवेदी जो वाला अवस्था 0 से 2 वर्ष की है, तो यही है 2 से 6 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और 11 प्लस वर्ष, ऐसा कह सकते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अहम केंद्रित होता है, प्रतीकात्मक सोच का होता है। इस स्टेज में बच्चा तार्किक चिंतन नहीं कर पाता, भाषा और प्रतीकों का उपयोग करके जो है सीखता है, और जीववाद का सिद्धांत मानता है। मतलब हर चीज में जो है जान होती है, जीव होते हैं, उसको हर सजीव निर्जीव चीज में कुछ अंतर नहीं समझ, उसको हर चीजें सजीव ही नजर आती हैं। बात यहां पे समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार्किक गणितीय बुद्धि किससे संबंधित है? तो अगर हम तार्किक गणितीय बुद्धि की बात करें तो यहां पे जो सही आंसर नजर आएगा वो है ऑप्शन डी, बहुबुद्धिवाद का सिद्धांत, जो दिया था गार्डनर ने। गार्डनर ने 8 प्रकार की जो है बुद्धि को डिफाइन किया था, ठीक है। 16 साल का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मेंटल एज क्या होगी? आपको फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। क्रॉनिकल का एज का मतलब होता है वास्तविक आयु, और इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। IQ बता रहा है बुद्धि लब्धि परीक्षा में उसने 75 अंक हासिल किए, तो ये 75 कर देंगे। उसके बाद कह रहा है 16 साल का बच्चा है, मतलब उसकी वास्तविक आयु क्रॉनिकल एज जो है 16 है, तो हम यहाँ पे, भाई यहाँ पे तो 16 ही था ना, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो हमने यहाँ पे 16 कर दिया, यही तो किया। और मेंटल एज यहाँ पे 100, तो ये 100 आ जाएगा।
तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आंसर बी। निम्न में से कौन सा तरीका भाषा सीखने का साधन है? तो बच्चे को कहानी सुनाना, इससे बच्चे के जो सोचने की क्षमता बढ़ेगी और भाषा डेवलपमेंट में बहुत बहुत बेहतरीन मदद करती है। अगर आपका बच्चा बहुत कम उम्र का है और बोल लेता है शब्दों को, 3 साल का है, तो उसको कहानी सुनाइए। रात में सोने से पहले उसको कहानी सुनाइए और फिर जो है मॉर्निंग में अगले दिन या उसके थोड़ी देर बाद बच्चे से सेम कहानी सुनिए। तो जब बच्चा अपनी भाषा में जो है कहानी सुनाता है तो इससे क्या होता है, एक तो उसकी बोलने की क्षमता बढ़ती है, सोचेगा उस कहानी के बारे में, विषय में, और कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिविटी करेगा, उसमें कुछ छेड़छाड़ तो करेगा कहानी के साथ। तो कहानी सुनना भाषा सीखने का एक साधन है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से भी कर सकते हैं, अनुकरण के माध्यम से। तो आंसर हो गया यहां पे डी। ठीक है। दो व्यक्तियों में जिन कारणों से विविधता पाई जाती है उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत अंतर के प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है? व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है तो 19वें का आंसर है, देखिए, शारीरिक भिन्नता, ये प्रकार है। मानसिक क्षमता में भिन्नता, ये प्रकार है। व्यक्तित्व जो है संबंधी अंतर, मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर, तो आंसर हो गया यहां पे मूल प्रवृत्ति संबंधी अंतर। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं होगा। आंसर हो गया यहां पे ऑप्शन सी। बात यहां पे समझ गए? किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं उसका उत्तर जरूर से जरूर दूंगा आपको। ठीक है। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पर एक वीडियो दूं तो प्लीज हमें कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। क्षेत्र भ्रमण पर ले जा रही मतलब कहीं घुमाने उमाने ले गई होगी, कहीं पार्क होगा, कहीं भी हो जाए, है ना। वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। तो कहीं घुमाने के लिए ले गई, उसको पार्क पे ले गई, पार्क में उसे पेड़ पौधे सब कुछ दिखाया और फिर उस क्लास में आकर के उसी टॉपिक पर चर्चा कर रही है। तो ये डॉट डॉट की ओर संकेत करता है, तो ये संकेत जो है सीखने के लिए आकलन की ओर करता है। ऑप्शन यहां पे ए सही जवाब होगा, ना कि आकलन के लिए सीखना। ठीक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन से होते हैं? जो शारीरिक रूप से अक्षम हो, जिनका मेंटल आईक्यू जो है थोड़ा सा कम हो सामान्य बच्चों से, है ना। तो इस तरीके के बच्चे जो है विशेष है। तो ऐसे बच्चों के लिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ जो है शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। जब विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में आपको बस इतना याद रखना है, अगर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे इस तरीके के शब्द याद आ जाए क्वेश्चन में तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि उन सभी बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाना है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है। पर सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना है लेकिन कुछ विशेष उपकरणों के साथ। जैसे किसी को सुनाई कम पड़ता है तो उसके लिए दृश्य वाली सामग्री का प्रयोग करेंगे, हम उसके लिए चार्ट बना के रखेंगे। हम टीवी का प्रयोग कर सकते हैं, आजकल डिजिटल दुनिया है, वाईफाई हर जगह लगा होता है तो उसका यूज कर सकते हैं। चार्ट के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अब किसी को दिखता कम हो तो क्लास में हम ऑडियो चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, स्पीकर रखेंगे, उसमें थोड़ा सा तेज आवाज में बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। भाई ये कुछ तरीके हैं। ठीक है। तो हम विभिन्न उपकरणों का इस्तेमाल करेंगे, विभिन्न शैक्षणिक जो है सामग्री का प्रयोग करेंगे इस विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। 22वां है, समावेशन का क्या अर्थ है? तो समावेशन का अर्थ होता है सभी को समावेश करना। अब सभी को समावेश करना तो मतलब भेदभाव को बढ़ावा देना और असहिष्णुता को रखना, तो ये तो तुरंत काट देंगे। भागीदारी और जुड़ाव के असमान अवसर, अनुसूचित प्रयास और अलगाव पैदा करने वाली बाधाओं को अनदेखा करना और सभी विद्यार्थियों द्वारा उनकी सामाजिक पहचान से निरपेक्ष होकर के अपनाना।
तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी। समावेशन का मतलब होता है उनकी कोई भी सामाजिक पहचान है, अमीर है कि गरीब है कि गांव से आए हैं कि हिंदू है कि मुसलमान है कि शहर के रहते हैं कि किस क्षेत्र में रहते हैं कि इनका घर कितना बड़ा है छोटा है, इस तरीके की जो है पहचान को अलग हटाते हुए, निरपेक्ष रखते हुए, है ना, इनको सभी बच्चों को अपनाना। ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टि बाधितार्थ संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो संस्था है, ये संस्था देहरादून में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की असक्तता कौन सी है? अब यहाँ पे बच्चा मौखिक रूप से सीखने की असक्तता की बात कर रहा है। तो देखिए, डिस्ग्राफिया जो होता है वो एक लेखन विकार है, डिसकैलकुलिया जो होती है वो एक गणना संबंधी विकार है, और डिसलेक्सिया जो होता है वो एक पठन संबंधी विकार है। इसमें बच्चा पढ़ता नहीं है, चीज़ों को, शब्दों को पढ़ नहीं पाता, है ना। तो यहाँ पे अफेजिया है, जिसे कहते हैं, अफेजिया को कहेंगे, देखिए शब्द याद आ रहा है मुझे, भूल रहा हूं एकदम से दिमाग, ऑटिज्म। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? तो देखिए, सृजनात्मकता का पोषण कर रहा है बच्चे में, मतलब वो कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता हो जाए, कि वो कुछ नया क्रिएट बनाने लग जाए चीज़ों को, है ना, तार्किक चीज़ों में तर्क करने लग जाए, तो यही तो सृजनात्मकता होगा। और इस चीज़ को पोषण कैसे देगा? तो 25वें का जो आंसर है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करना। उसके अंदर कोई अगर खूबी है बच्चे के अंदर, तो उसको सही से पोषित करना, उसको बाहर निकालना और उसको तराशना, और प्रश्न करने के उसको अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना। ठीक है। क्योंकि प्रश्न जब ज़्यादा बच्चा क्वेश्चंस पूछता है तो बहुत ही अच्छा, एक तरीके से हम ये मानते हैं कि अगर कोई बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, और तार्किक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो उस सृजनात्मकता का पोषण जो मिल रहा है कहीं ना कहीं से। आंसर हो गया ऑप्शन बी, यहाँ पे सही जवाब होगा। तो इस प्रकार के आज हमारे जो है सीडीपी के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सीरीज चल रही है सीडीपी की, इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करे करिए, क्योंकि मैं आखिर तक पेपर होने तक आपको टॉप जो है क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरा नाम मोहित चक्रवैश है और आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद।